नमस्कार। एक बाल विकास विशेषज्ञ के नजरिए से आज हम एक बेहद मार्मिक और जटिल केस स्टडी का विश्लेषण करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं 12 साल की एक बच्ची चांदनी की। हम इस कहानी को महज एक घटना की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि आघात, गहरे शोक और हमारे समाज में फैले पूर्वाग्रहों के एक करुणामय विश्लेषण के तौर पर समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची दुख के भयानक अंधेरे से बाहर निकलती है, प्रणालीगत सामाजिक बुराइयों को मात देती है और अंततः न्याय की एक बेहद शक्तिशाली आवाज बन जाती है। तो चलिए इस पूरी परिवर्तनकारी यात्रा को समझते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। हम सबसे पहले आघात और उससे निपटने के तरीकों पर बात करेंगे, फिर सामाजिक पूर्वाग्रह और सहानुभूति के बीच के टकराव को समझेंगे। इसके बाद हम कानूनी हस्तक्षेप और चांदनी के व्यक्तिगत लचीलेपन पर गौर करेंगे और अंत में मुख्य विषयों की एक अकादमिक समीक्षा करेंगे। आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला भाग है आघात और मुकाबला करने के तरीके। आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं कि अचानक हुए इतने बड़े नुकसान पर एक बच्चे का मन आखिर कैसे प्रतिक्रिया देता है। शुरुआती 4 दिनों के घटनाक्रम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी को भी झकझोर कर रख सकता है। पहले दिन 12 साल की चांदनी को लगता है कि उसकी माँ बस गहरी नींद में है। वो अपनी माँ का चेहरा धोती है, बाल बनाती है और रोज की तरह स्कूल चली जाती है। दूसरे दिन जब माँ नहीं उठती तो वो बच्ची पहली बार खुद खाना बनाती है और अपनी बेसूद माँ को खिलाने की कोशिश करती है। जरा सोचिए उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। तीसरे दिन भी वो अपनी यही दिनचर्या दोहराती है और किसी को भी दखल नहीं देने देती। ये सब ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि चौथे दिन गांव वाले जबरन घर में घुसकर अंतिम संस्कार नहीं कर देते। अब सवाल ये है कि एक बच्ची ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। इसका सीधा जवाब है मनोवैज्ञानिक इनकार, या जिसे हम साइकोलॉजिकल डिनायल कहते हैं। चांदनी की ये हरकतें कोई नासमझी बिल्कुल नहीं थी। दरअसल इतने बड़े आघात को एक ही झटके में प्रोसेस कर पाना उस छोटी सी बच्ची के दिमाग के लिए पूरी तरह असंभव था। इसलिए उसके दिमाग ने एक अवचेतन रक्षा तंत्र बना लिया, यानी एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दिमाग खुद बुन लेता है। उसने इस भयानक वास्तविकता को ही नकार दिया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। खुद को बिखरने से बचाने के लिए उसने अपनी सामान्य दिनचर्या को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, प्रणालीगत पूर्वाग्रह बनाम सहानुभूति। आघात की पहली परत टूटते ही ये कहानी आंतरिक मनोवैज्ञानिक संघर्ष से हटकर इस बात पर आ जाती है कि समाज अनाथों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है। अंतिम संस्कार के बाद चांदनी को जिस भयानक सामाजिक उदासीनता का सामना करना पड़ा, वो सच में विचलित करने वाली है। उसकी अपनी सगी मामी ने उसे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसकी माँ कोई संपत्ति छोड़कर नहीं गई थी। सगे चाचा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उल्टे उसे पागलखाने भेजने की धमकी दे डाली। मंदिर के पुजारी, जिन्हें हम करुणा का प्रतीक मानते हैं, उन्होंने भी उसे अनाथ होने के कारण अपवित्र बताकर भगा दिया। और हद तो तब हो गई जब स्कूल के प्रिंसिपल ने भी सरपंच के डर से उसे पढ़ाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि गांव वाले अनाथ बच्चों को अपशगुनी मानते थे। ये सिर्फ किसी एक इंसान की क्रूरता नहीं है, ये संस्थागत और सामाजिक स्तर पर फैली एक बहुत गहरी बीमारी है। यहां हमें 2 बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाओं का सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ पूरे गांव का प्रणालीगत अंधविश्वास है जो अनाथों को एक अभिशाप और अछूत मानता है, और दूसरी तरफ एक अकेली पड़ोसन की थोड़ी सी सहानुभूति, जिसे चांदनी भाभी कहती थी। उसने चांदनी को खाना खिलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिर क्या हुआ? गांव वालों का डर इतना ज्यादा था कि जब उसे जूतों की माला पहनाने और गांव से निकालने की धमकी दी गई तो वो बेचारी भी पीछे हटने को मजबूर हो गई। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक डरा हुआ समाज किसी की व्यक्तिगत अच्छाई और करुणा को भी बुरी तरह कुचल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, कानूनी हस्तक्षेप। आइए समझते हैं कि कैसे एक मजबूत बाहरी हस्तक्षेप ने भेदभाव को खत्म करने की दिशा में पूरी स्थिति को ही पलटकर रख दिया। जब चांदनी हर तरफ से निराश होकर पूरी तरह टूटकर आत्महत्या करने नदी की ओर जा रही थी, तब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। यहां उदयपुर के एक वकील विक्रम की बहुत ही सोची समझी कार्यप्रणाली सामने आती है। उन्होंने गांव की इंसानियत को परखने के लिए जानबूझकर बीच गांव में बेहोश होने का नाटक किया। नतीजा क्या निकला? पूरा गांव उन्हें शराबी समझकर अनदेखा कर आगे बढ़ गया। लेकिन वो बच्ची चांदनी, जो खुद जीवन से हार मान चुकी थी, वो रुकती है और उनकी मदद करती है, उन्हें पानी पिलाती है। इस एक पल ने साबित कर दिया कि जिस बच्ची को पूरा गांव अपवित्र मान रहा था, असल में वही सबसे ज्यादा मानवीय थी।
बस इसी बिंदु पर विक्रम ये तय कर लेते हैं कि वो अब इस गांव के पूर्वाग्रह को कानूनी ताकत से कुचल कर रहेंगे। वकील विक्रम का ये साहसिक कदम ये दर्शाता है कि कैसे संस्थागत बुराई को सिर्फ संस्थागत ताकत से ही हराया जा सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर की ये चेतावनी उस अहम पल को कैद करती है जब कानून का खौफ गांव की सदियों पुरानी अमानवीय परंपराओं पर भारी पड़ जाता है। विक्रम ने सीधे देश के सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और चांदनी को उसी स्कूल में सबसे आगे बैठकर शिक्षा पाने का अधिकार वापस दिलाया। ये अनाथों के खिलाफ चले आ रहे पुराने सामाजिक कलंक को एक बहुत बड़ी और सीधी चुनौती थी। अब बात करते हैं भाग 4 की, व्यक्तिगत लचीलापन। कानूनी जीत मिलने के बाद अब हमारा पूरा ध्यान एक पीड़ित से एक शक्तिशाली वकील बनने तक की चांदनी की आंतरिक विकास यात्रा पर केंद्रित होता है। सिर्फ 6 साल। जी हाँ, ये वो समय है जो चांदनी ने एक हॉस्टल में रहकर लॉ कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगाया। इन 6 वर्षों में हुए मनोवैज्ञानिक बदलाव का विरोधाभास सच में बहुत गहरा है। जरा सोचिए, जो बच्ची कभी गांव वालों के तानों और क्रूरता के आगे पूरी तरह बेबस और लाचार थी, वो अब एक पढ़ी लिखी आत्मविश्वासी प्रोफेशनल बन चुकी थी। एक ऐसी वकील जो बड़े बड़े नेताओं के केस सुलझा रही थी। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर सही अवसर और सहारा मिले तो एक बुरी तरह आहत बच्चा भी असीम ऊंचाइयों को छू सकता है। इस पूरे सफर में एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। चांदनी को ये असीम ताकत आखिर मिली कहां से? अपनी मां की यादों और उनके सपनों से। इसी अदृश्य शक्ति ने, उस मातृ प्रेम की स्मृति ने उसे सबसे मुश्किल वक्त में हार न मानने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। चाहे हम इसे शाब्दिक रूप में ले या मनोविज्ञान की भाषा में, ये बिल्कुल साफ है कि उसकी मां की यादों ने उसके भीतर वो गजब का लचीलापन पैदा किया जिससे उसने अपनी एक बिल्कुल नई नियति खुद गढ़ी। अंत में भाग 5, परीक्षा समीक्षा और मुख्य विषय। जो लोग समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए इस कहानी का ये अकादमिक विश्लेषण समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कहानी के इन 4 मुख्य स्तंभों को एक साथ जोड़कर समझते हैं। पहला पॉइंट, 3 दिन अपनी मृत मां के साथ बिताना। ये स्पष्ट रूप से बचपन के गहरे आघात और गंभीर मनोवैज्ञानिक इनकार का सटीक उदाहरण है। दूसरा, रिश्तेदारों और पुजारी द्वारा ठुकराया जाना। यह अनाथों के खिलाफ समाज में फैले अंधविश्वास और प्रणालीगत कलंक को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट, वकील की सुप्रीम कोर्ट की धमकी। यह हमें सिखाता है कि समाज की जड़ों में बैठे पूर्वाग्रहों को उखाड़ फेंकने के लिए अक्सर एक मजबूत और उच्च स्तरीय कानूनी हस्तक्षेप की जरूरत होती ही है। और चौथा, चांदनी का खुद एक वकील बनना। यह इस बात का परम प्रमाण है कि कैसे व्यक्तिगत लचीलापन सामाजिक उदासीनता पर अपनी अंतिम जीत दर्ज कर सकता है। इस पूरे विश्लेषण ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन जाते जाते ये एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस आधुनिक समाज में हम उन छिपे हुए पूर्वाग्रहों की पहचान कैसे कर सकते हैं जो कमजोर युवाओं को हाशिए पर धकेल देते हैं? और इससे भी बड़ी बात, हम उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? चांदनी की कहानी एक शानदार याद दिलाती है कि समाज में असली बदलाव सिर्फ तरस खाने या सहानुभूति से नहीं आता, बल्कि साहसिक हस्तक्षेप, शिक्षा और मजबूत इरादों से आता है। आज के हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और हमेशा सीखते रहिएगा।